हेलो स्टूडेंट, दिस इज करण, योर फाइनेंस ट्यूटर फ्रॉम लर्निंग सेशन। अगर आप IIFB 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको कंसेप्चुअल वीडियो विद हिंदी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, PDF नोट्स और रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आपको सारी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर अभी आप हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो IBF लर्निंग सेंटर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूज़र है तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप यूज़ कर सकते हैं और उसमें कोड यूज़ कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो आपको 82% ऑफ मिलेगा। अगर आप हमारे इससे ज़्यादा आपको फर्दर नोटिफिकेशन आने वाले एग्जाम के रिलेटेड या कोर्सेज के रिलेटेड आपको चाहिए तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए बढ़ते हम आज के टॉपिक पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। आज हम हमारे ट्रेजरी मैनेजमेंट का 8 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी तो आपको पता है, जैसे हमारे बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर डिबेंचर हो गए। इस जो भी हम ये चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग, ठीक है, ये सारी किस में आती है? सिक्योरिटीज में आती हैं। ठीक है, फिक्स्ड इनकम का क्या मतलब है? फिक्स्ड इनकम मतलब कि इनसे हर साल या तो ईयरली इनकम होती है, ठीक है, या तो हाफ ईयरली होती है, ठीक है, या फिर क्वार्टरली होती है। ठीक है, तो ये फिक्स इनकम जब तक इनका मेच्योरिटी जब तक किसी खत्म नहीं होती, मतलब मान लीजिए आपने 5 साल के लिए खरीदे हैं, ठीक है, फर्ज कर लो आपने कोई सिक्योरिटी कितने टाइम के लिए खरीदी है? 5 साल के लिए। वो 5 साल तक लगातार, ठीक है, रेगुलर आपको उसका इंटरेस्ट, या फिर कह सकते हैं अगर वो बॉन्ड्स है तो क्या, कूपन आपको मिलता रहेगा टिल जब तक आप उसको अपने पास होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। चलिए अब बाकी इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द इंटरेस्ट पेबल नॉन एज कूपन, जिसको कूपन भी बोलते हैं। बॉन्ड्स में मैंने बोला है कि क्या इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? कूपन। और जो उसका रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कूपन रेट। ठीक है, टू द इन्वेस्टर इज फिक्स थ्रू आउट द टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब तक आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जब तक उसका टाइम पीरियड है, तब तक आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी। ठीक है, हाउ एवर इट शुड बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी द रिटर्न में फ्लक्चुएट इन केस द इन्वेस्टर विशेज टू सेल। अगर हाँ बाई चांस अगर उसके टाइम पीरियड खत्म होने से पहले इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी को बेचना चाहता है, ठीक है, तो फिर उसका जो भी इंटरेस्ट था उस टाइम फ्लक्चुएट हो सकता है कि मान लो अगर उसकी सिक्योरिटी का प्राइस मान लीजिए 1000 था, ठीक है, जब वो उसको बेच रहा है तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उस सिक्योरिटी का प्राइस मान लीजिए मार्केट के हिसाब से 900 है, तो वो सिक्योरिटी आप 900 को बेचेगा। मान लीजिए अगर 1000 पे बेचने से पहले वो 10% उस पर रेट एनुअली कमा रहा था, तो कितना हो गया? 100 रुपया। अगर जब उसने बेचा किसी को तो किसी ने 900 में खरीदा होगा, तो उसका 10% रेट वही सेम रहेगा, तो उसको कितना हुआ? 90 रुपये। तो उसको जो इंटरेस्ट हो गया वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन आ सकता है इन केस जब आप अपनी सिक्योरिटी या आप अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हो? बेचते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। ठीक है, कि फेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फेस वैल्यू जब कोई भी चीज इशू की जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी अगर इशू की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा, चाहे प्राइवेट सेक्टर द्वारा, चाहे RBI द्वारा, किसके द्वारा भी, फॉर द फर्स्ट टाइम जो उसका प्राइस रखा जाता है, मान लीजिए वो 100 है, ठीक है, 100 उसकी फेस वैल्यू है, मान लो 1000 है, ठीक है, तो ये उनकी डिनोमिनेशन होती है। ठीक है, कोई किसी भी सिक्योरिटी की जो फेस वैल्यू है वो इसी डिनोमिनेशन में रखी जाती है, जैसे 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। हाउएवर नॉर्मली इन द मार्केट द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी मानी जाती है? हमेशा 100 रुपये। ठीक है, जो नॉर्मली जो बॉन्ड की वैल्यू मानी जाती है वो 100 रुपये मानी जाती है। ठीक है, तो ये होगी फेस वैल्यू। चलिए आगे बात करते हैं कि कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट मैंने आपको बताया, जो नॉर्मली जो बाकी सिक्योरिटीज पे क्या मिलता है, उसमें मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। अगर वो मान लीजिए 5% आपको रिटर्न मिलेगा या समथिंग। अगर आप बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में उस सेम चीज को इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? कूपन रेट। कूपन सिमिलर किससे है? इंटरेस्ट से। ठीक है,
कूपन का सेम मतलब इंटरेस्ट के ही है, मतलब आपको ब्याज ही मिलना है, बस जस्ट बॉन्ड के केस में उसका नाम क्या है, अलग है, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड पेबल ऑन ए बॉन्ड, दस ए बॉन्ड कैरिंग ए कूपन रेट 7% पर एनम विल पे ₹7 और फेयर वैल्यू ऑफ ₹100। मान लीजिए 100 का बॉन्ड है, अगर उसमें 7% कूपन रेट है तो ₹7 आपको क्या हो गया, कूपन मिल गया, मतलब आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। चलिए ये तो कूपन रेट हो गया। आगे बात करते हैं कि रिडम्पशन अमाउंट क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने बॉन्ड खरीदा था 2 साल के लिए, ठीक है, फॉर द 2 ईयर्स। मान लीजिए बॉन्ड प्राइस कितना है, ₹100, और उसमें जो आपको कूपन रेट मिलना था यानी कि सी रेट, वो कितना था, 10%। तो फिर इसकी अगर कैलकुलेशन तो करें कैसे होगा, 100 इंटू आपका टाइम पीरियड कितना है, जब रेट कितना है, 10/100 इंटू 2, तो आपको इस पे ₹20 आपका क्या मिलना था, टोटल 2 साल का क्या मिलना था, इस पे कूपन मिलना था, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पर इन केस ऑफ बॉन्ड मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, कूपन बोलते हैं, ठीक है। अब उसको ₹20 कूपन मिलना था, उसने ₹100 की चीज क्या थी, खरीदी थी, तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी बॉन्ड की, 100, ठीक है। जो भी उसकी फेस वैल्यू थी, ठीक है। तो उसमें ₹100 में उसको वापसी में जब उसको सारी अमाउंट उसको पे होगी तो टोटल उसका क्या हो गया, 120। उसको 100 की जगह कितना मिलेगा, 120। तो ये होती है रिडम्पशन अमाउंट। रिडम्पशन अमाउंट मतलब रीपेमेंट अमाउंट, मतलब आपने जो इस इन्वेस्ट किया है उस वो आपको कितना रीपे करेगी, ठीक है। इट इज द अमाउंट पेबल बाय द इशियर ऑफ द बॉन्ड टू द इन्वेस्टर होल्डिंग द बॉन्ड ऑन द रिडम्पशन डेट। ये यही अमाउंट होती है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ये जो एट द एंड जो मेच्योरिटी तक उसको जो भी लमसम उनको सारी अमाउंट मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन अमाउंट। चलिए आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे बात करते हैं टेन्योर। टेन्योर देखिए क्या होता है, टेन्योर आप इसको टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। टेन्योर का सीधा मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब आपने कितने समय के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को आपने खरीदा है, ठीक है। द बॉन्ड इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू टू द रिडम्पशन डेट, जब तक उसकी आखिर में पेमेंट नहीं होती तो जब तक वह इशू हुआ था, तो उस बीच के जो टाइम पीरियड था उसको क्या बोलते हैं, टेन्योर, ठीक है। चलिए रिडम्पशन डेट क्या होती है, रिडम्पशन से पता तो चले गया कि रीपेमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। डेट मतलब जिस दिन आपके बॉन्ड खरीदा है उसकी क्या हो जाए, रीपेमेंट हो जाए, ठीक है। दिस आर द डेट वेयर दी एदर द फुल और पार्शियल रिडम्पशन, चाहे वो फुल्ली पेड हो चाहे वो आपको पार्शियल में मिले, ठीक है। आर ड्यू टू बी पेड बाय द इश्यूर, जिसने इशू किया था वो आपको क्या करेगा, रीपे करेगा, ठीक है। जिस डे को वो करेगा उसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन डेट। चलिए आगे बात करते हैं बुलेट वर्सेस स्टैकेड रिडम्पशन। देखिए बुलेट जो रिडम्पशन होती है, इट इज ए बॉन्ड पेबल फुल्ली वन इन पर्टिकुलर डेट। इसमें यह कह दिया जाता है कि आपको जो भी जो ब्याज के साथ जो आपकी सारी वैल्यू है वो आपको एक ही बार में मिल जाएगी, तो इसको क्या नाम दिया, बुलेट रिडम्पशन। मतलब ये आपको एक ही दिन में, या आपको ये एनुअली या फिर आपको सेमी एनुअली या आपको क्वार्टरली या आपको मंथली इसका ब्याज नहीं देंगे, हम इसका क्या करेंगे, एक ही दिन में आपको फुल एंड फाइनल विद प्लस कूपन, मतलब इंटरेस्ट जोड़ के जो भी इसकी लमसम अमाउंट बनती होगी, ठीक है, वो आपको की क्या कर दी जाएगी, पे कर दी जाएगी एक ही बार में, तो वो होता है बुलेट रिडम्पशन, ठीक है। तो इसके उलट अगर ये एक ही बार में होगा तो स्टैगर्ड क्या होगा, स्टैगर्ड हमारा होगा जो हमारी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली, ठीक है। जो आपको सालाना या फिर साल में 2 बार या साल में 3 बार या मंथली आपको ये हर महीने, ठीक है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद आपको जो भी इंटरेस्ट या कूपन मिले, तो उस तरह की रिडम्पशन को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड रिडम्पशन। चलिए आगे बात करते हैं कि क्लीन प्राइस क्या होता है, ठीक है। क्लीन प्राइस से पहले आपको मैंने ऊपर बताया था कि फेस प्राइस क्या होता है, जैसे जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। अगर कोई कंपनी ₹100 का बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, और मार्केट में वो 101 में बिकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीन प्राइस, बस एज इट एज सिंपल, ठीक है। अगर किसी की चीज फेस वैल्यू 100 में है, अगर वो 101 में बाजार में बिक रहा है या 100 मान लीजिए 2 में बिक रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीन प्राइस, ठीक है। द क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज द प्राइस पेबल फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड से ज्यादा जो भी आप पेबल पे करोगे उस प्राइस को क्या बोलते हैं, क्लीन प्राइस, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया क्लीन प्राइस। अब डर्टी प्राइस क्या होता है, डर्टी प्राइस ऐसे नहीं कि वो मतलब कि अपने मिट्टी से
गंदी कोई प्राइस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डर्टी प्राइस मतलब डर्टी प्राइस ऑफ बॉन्ड इज द क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। जो डर्टी प्राइस का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि डीपी जो होता है वो होता है हमारे क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। सीपी क्या होता है हमारा, जो फेस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू है, ठीक है। उसमें जब तक कितने महीनों का आपने मान लीजिए कोई मान लीजिए आज 27 मार्च है, ठीक है। आज फर्ज के लिए 27 मार्च है, ठीक है। आपने कुछ फरवरी तक आपने कोई उसको बॉन्ड को बेच दिया था, ठीक है, मान लीजिए। तो जनवरी से लेकर फरवरी तक जब भी आपने वो खरीदा होगा, तो वो जो उसके में जो भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब होता है कि आपने जो इंटरेस्ट अर्न कर लिया पर अभी तक आपको वो मिला नहीं, तो जब भी वो डर्टी प्राइस निकाली जाएगी, आपको जो इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं वो सीपी के साथ जुड़ के आपको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड डर्टी प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी परचेज, आपने कोई 101 रुपए में खरीदा था, कब खरीदा था, 2 अप्रैल में, एंड द इंटरेस्ट पेमेंट डेट इज 1 जनवरी एंड 1 जुलाई, और उसकी पेमेंट कब होनी थी, 1 जनवरी को होनी थी और जुलाई को होनी थी, ठीक है। द डर्टी प्राइस विल बी रुपीज 100 प्लस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू अप्रैल। अगर वो आप 2 अप्रैल में उसका मान लीजिए आप बेच रहे हैं, तो 1 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक, मतलब 1 जनवरी से लेके 2 अप्रैल तक उसमें आपका कितना इंटरेस्ट क्या हुआ, एक्रूड हुआ, मतलब जो अर्न हो गया पर अभी आप तो को मिला नहीं, तो वो सीपी के साथ क्या हो जाएगा, वो एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वो मिलके क्या बनता है, डर्टी प्राइस, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा डर्टी प्राइस क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड डेट क्या होता है। दिस इज द डेट ऑन विच द बॉन्ड ट्रांजैक्शन इज कंक्लूडेड। यहाँ पे बस ये बात हो जाती है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन सिर्फ हो जाती है, इसमें पेमेंट वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो वो होती है ट्रेड डेट, मतलब हमने किसी के कोई शेयर अपने मान लीजिए कोई डिबेंचर या बॉन्ड खरीद लिए, बस बात हुई है पर प्रॉपर अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो वो होता है सिर्फ ट्रेड डेट, ठीक है। अगर सेटलमेंट डेट की बात करें, दिस इज द डेट ऑन विच द बायर एंड सेलर इन ए बॉन्ड ट्रांजैक्शन एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर फंड्स। जिस दिन वो बॉन्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं फॉर द फंड्स, मतलब पैसों के लिए, ठीक है, तो वो डेट क्या होती है, सेटलमेंट डेट, ठीक है। तो सेटलमेंट प्रोसीड सेटलमेंट डेट के बाद ही होता है। तो सेटलमेंट प्रोसीड में क्या होता है, जो फाइनल उसकी पेमेंट हो जाती है। द सेटलमेंट प्रोसीड द अमाउंट दैट द बायर ऑफ ए बॉन्ड नीड्स टू पे द सेलर ऑन द सेटलमेंट डेट, मतलब जो सेटलमेंट डेट जब उसी दिन के बाद जो उसके बाद जो पैसों की पेमेंट का जो सारा प्रोसेस चलता है उसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट प्रोसीड, ठीक है। चलिए अब तो ये कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी की बात होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू, ठीक है। या तो बॉन्ड्स होते हैं एसएलआर सिक्योरिटी बेस, या तो होते हैं नॉन एसएलआर सिक्योरिटी बेस। एसएलआर सिक्योरिटी मैंने आपको बताया था, जो बैंकों के लिए जरूरी होता है अपना एसएलआर मेंटेन करना, ठीक है। आजकल जो 18% चल रहा है, मतलब बैंकों को अपने एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पीछे की वीडियो देखिए, आपको अच्छे से एनडीटीएल के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए वो 18% बैंकों को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो कम है 18% मान लीजिए 16% है या 15% है, तो वो जो ऊपर का जो 2 और 3% कवर करने के लिए बैंक क्या करती है, सिक्योरिटीज को इशू इशू करती है, ठीक है। तो जो बैंकें अपनी एसएलआर को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी इशू करती है, चाहे गवर्नमेंट द्वारा वो इशू करवाती हैं या आरबीआई द्वारा इशू करवाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या क्या बोलते हैं, एसएलआर सिक्योरिटीज, ठीक है। चलिए अगर आप नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज की बात करें, तो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज बस वही जिसमें एसएलआर मेंटेन करने के लिए, एसएलआर नॉट मेंटेन मतलब मेंटेन करने के लिए वो इशू नहीं की जाती, ठीक है। मतलब अपना एसएलआर बैंक मेंटेन करने के लिए नहीं इशू करता। ये इसके फर्दर कोई आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ जाए, मतलब डेली मरा की जरूरत पड़ गई, चाहे वो कंपनी है तो कुछ है, तो वो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में आ जाती है, ठीक है। चलिए ये तो एसएलआर नॉन एसएलआर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब एसएलआर सिक्योरिटी में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं, वो आती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में हमारी क्या आती है, पीएसयू बॉन्ड्स, ठीक है, कॉर्पोरेट डिबेंचर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, सारी सिक्योरिटीज को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएलआर सिक्योरिटीज। सबसे पहले उसमें आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। चलिए
चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज क्या होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन फॉर्म ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम इन ए गिवन ईयर। दी क्या क्या जब पैसों की मान लीजिए गवर्नमेंट को जरूरत होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो उसी सिक्योरिटीज को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। ठीक है, सिंपल। द लोन्स आर रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटी इशू होती है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्चार्जिंग रोल एज ए मर्चेंट बैंकर। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए उसका जो मेन बैंक कौन होता है, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्टेड विद द पावर ऑफ ऑफरिंग वेरियस इशू टू द इंस्टीट्यूशन पब्लिक ऑन गोइंग बेसिस एज पर दी। तो उनके बिहाफ पे कौन इशू करता है, जो उनके बिहाफ पे बैंकर का काम कौन करता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई उसको इशू करता है, आरबीआई उसके फंड को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, चलिए। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जब फाइनेंशियल बिगिन होता है, जैसे अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, द गवर्नमेंट अनाउंसेस एज एन इशू कैलेंडर फॉर डेटा सिक्योरिटी। उससे गवर्नमेंट इशू करने से पहले ही एक कैलेंडर इशू कर देते हैं कि हम इस महीने इस तारीख को ये वाली सिक्योरिटीज इशू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका मेनली जो टेन्योर होता है, मतलब टाइम पीरियड कितना होता है, तो 5 से 9 साल तक की होती है, 10 से 14 साल तक की होती है, और 20 साल से प्लस भी होती है। ठीक है, चलिए। वो ऑक्शन आर कंडक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अब बात होगी, सिक्योरिटी इश्यू तो करते हैं, पर वो कैसे करते हैं। ठीक है, उनका जो मेन मेथड कैसे है कि लोग वहां पे फिजिकली जाते हैं, जो लोग फिजिकली सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन ही ये सारा कुछ होता है। ठीक है, एक ऐप वगैरह उनका जो भी सिस्टम है, वो इसको क्या बोलते हैं, ई कुबेर एंड द कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म है, एक ई कुबेर, द कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस। ठीक है, कमर्शियल बैंक शेड्यूल यूएसबी प्राइमरी डीलर्स को, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन उन सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तो होगी हमारी कमर्शियल बैंक होगी, ठीक है, या फिर हमारे प्राइमरी डीलर्स हो गए। प्राइमरी डीलर्स मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, जो सबसे पहले, ठीक है, सीधा आरबीआई से सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और फिर आगे चल के उसको बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स। इंश्योरेंस कंपनीज में सिक्योरिटी को खरीद गई हैं, प्रोविडेंट फंड वाले खरीदते हैं, होम मेंटेन फंड अकाउंट। ठीक है, इनका जो अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही खरीद लेते हैं, इनका एक अकाउंट होना चाहिए, जो अकाउंट होता है सब्सिडायरी जनरल लेजर अकाउंट विद आरबीआई। आरबीआई के पास एक रजिस्टर्ड इनका अकाउंट होता है। ठीक है, और जिनका अकाउंट होता है, तो वही एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपनी बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इनों पे जो भी सिक्योरिटी इशू होती है, इन पे दाव लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऑल मेंबर ऑफ ई कुबेर कैन प्लेस देयर बिड्स इन द ऑक्शन थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस पे बिडिंग करते हैं, दाव लगाते हैं। ऑल नॉन ई कुबेर मेंबर्स, अब तो ये हो गए जिनके पास ये ऐप और मतलब क्या बोलते हैं, ई कुबेर की फैसिलिटी है और उसके मेंबर है और उनका अकाउंट भी खोला हुआ है आरबीआई के साथ। अब तो बात होगी ये उनके लिए। अब जो दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए जिनके पास ये अकाउंट आरबीआई के साथ नहीं है और ना ही वो ई कुबेर के सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वो उनका क्या, all non e-commerce member including non scheduled banks can participate in the primary auction through scheduled commercial banks। वो किनके जरिए अपना बिडिंग कर सकते हैं, या तो कमर्शियल बैंक के थ्रू कर सकते हैं या पीडीएस यानी प्राइमरी डीलर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए उनको भी एक अकाउंट चाहिए होगा, टू यू नीड टू बी ओपन ए सिक्योरिटी अकाउंट विद ए बैंक और पीडी सच एन अकाउंट इज कॉल्ड गिल्ट अकाउंट। ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं, गिल्ट अकाउंट। ठीक है, जो ई कुबेर के मेंबर हैं, जो आरबीआई के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी जनरल अकाउंट। और अगर कोई जो नॉन ई कुबेर मेंबर है, ठीक है, तो वो उनका जो अपना अकाउंट ओपन करते हैं अपनी कमर्शियल बैंक या फिर पीडी के थ्रू अपना खरीदते हैं, तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, गिल्ट अकाउंट। चलिए। दी ऑक्शन कंडक्टेड बाय द आरबीआई इज यूजुअली अ वेरिएबल प्राइस ऑक्शन। ठीक है, इसमें वेरिएबल प्राइस होता है जो कि बिड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वेरी एप्लीकेंट सबमिट बिड देयर डिजायर्ड प्राइस, द कट ऑफ प्राइस इज यूजुअली द प्राइस एट व्हिच द एंटायर इशू अमाउंट इज फुल्ली बिड। इसमें होता क्या है, एक पहले ही प्राइस तय कर लीजिए थे। मान लीजिए कोई कंपनी, कोई सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या आरबीआई किसी सिक्योरिटी को 100 रुपए में बेचना चाहती है, तो पहले वो फिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी बिडिंग शुरू हो जाती है। कोई बोलता है मैं 101 में लूंगा, कोई बोलता है मैं 102 में लूंगा, तो दिस इज द केस। ठीक है, चलिए। अब तो ये बात होगी सारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज की, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में कौन सी सिक्योरिटीज आती है और ये कैसे इशू होती है, कौन कौन इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है,
अब हमारी जो दूसरी एसएलआर सिक्योरिटीज के अंडर जो सिक्योरिटीज आती है वो आती है हमारी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, अब सेम इनका प्रोसेस सेंटर की तरह ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करती है, सेम इनका प्रोसेस वही है। बस इसमें किसको पैसों की जरूरत पड़ती है? स्टेट को। जब स्टेट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की सहायता लेती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द इश्यूअर्स आर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है। द क्वांटम ऑफ द लोन डिपेंड, कि कितना लोन चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्टेटमेंट गवर्नमेंट इन गिवन ईयर, कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको कितना लोन चाहिए। ठीक है, सबमिट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल टू रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट पहले ही लिखित रूप में या उनको वर्बली या किसी भी माध्यम से, ठीक है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को ये बता देती है कि हमें इतनों पैसों की जरूरत है। ठीक है, और आरबीआई को बता देती है कि आप इतनी इसके सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अब स्टेट ने क्या कर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, तो वो आरबीआई ने कैसे उस चीज को टैकल करना है, तो सेंट्रल और आरबीआई मिलके फिर उतने इशू उनके बिहाफ पे इशू करते हैं। ठीक है, दिस इशू टेक प्लेस प्रोडक्टली ड्यूरिंग द ईयर, ये हर साल होता है। द रिजर्व बैंक वाइल अनाउंसिंग द स्टेट लोन, इसमें कौन अनाउंस करता है? रिजर्व बैंक अनाउंस कर देती है कि इशू कब होगा, नोटिफाइज द क्वांटम, कितनी अमाउंट में सिक्योरिटीज इशू होंगी, द कूपन, उसका जो भी कूपन जो इंटरेस्ट होगा कितना रहेगा, कौन सी डेट को इशू होगी, द डेट ऑफ रिडम्पशन, कब ये इसको रीपेमेंट होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, तो कैलेंडर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा सारा कुछ आरबीआई क्या कर देती है, नोटिफाई कर देती है। चलिए आगे बात करते हैं कि यूजली एसडीआर आर इशूड एट ए फिक्स्ड कूपन। मेनली तो ये एक ही फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। मान लीजिए 10% पे इसको ऑफर किया गया तो 10% ही रहेगा, विच इज अनाउंस फॉर द इशू। हाउएवर इन रिसर्च टाइम इट्स सम इशू द कूपन वाज डिटरमाइंड थ्रू ऑक्शन मैकेनिज्म। कई बार अभी ऐसा हुआ है पिछले समय में कि इसका एक फिक्स प्राइस नहीं रखा गया। इसका जो मेन जो रेट का जो मतलब कि रेट इसका कितना तय हुआ है वो किस पे निर्धारित हुआ है? बिड पे, मतलब कितनी उस पर बिड हुई है। अगर मान लीजिए इन्होंने कहा था कि हम 10% से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं कोई बोलता है मैं 10.5 में खरीद लूंगा, कोई बोलता है 11 में, तो जितना वो फाइनल प्राइस था उसके अकॉर्डिंग अब इसको क्या किया गया, इशू किया गया। ठीक है, ऑन द इशू डेट द सक्सेसफुल बिडर्स आर रिक्वायर्ड ऑन द डिपॉजिट मनी। जब भी ये इशू होता है सबसे पहले उनको अपनी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसको इनको खरीदना चाहती है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके पास? आरबीआई के पास। ऑन दी जब उनके पास मान लीजिए उन्होंने उनसे अगर कम शेयर खरीदे हैं, ठीक है, अपने जिन्होंने पैसा ज्यादा जमा करवाया, तो बाकी का पैसा उनके पास क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। रिजर्व बैंक डिसाइड टू रिटेन द नोटिफाइड अमाउंट, वो अपने पास अमाउंट रख लेती है। एंड रिफंड द एक्सेस रिसीव्ड, अगर उनके पास ज्यादा पैसा है तो उनका पैसा वो क्या कर देती है, वापस कर देती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने 2 सिक्योरिटीज पढ़ ली हैं। ठीक है, अब उसमें बात करें कि उसके कौन कौन सी मार्केट होती है। ये भी शेयर मार्केट की तरह इसमें 2 तरह की मार्केट होती है। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इश्यूर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब फर्स्ट टाइम किसी वो अपने बॉन्ड को या अपनी सिक्योरिटी को इशू करती है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो इसमें जो मेनली है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द इन्वेस्टमेंट बैंकर टू द गवर्नमेंट, रेजेस फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल ऑक्शन। तो मेनली इसमें जो भी सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो तामझाम देखता है वो कौन देखता है? आरबीआई। वो कौन से इसके मेनली जो इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं या फिर क्या इशू करते हैं? ट्रेजरी बिल। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जब इशू होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। चलिए अब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, कौन कौन इसको पहली बार में खरीद सकते हैं? जो पहली बार इशू होती हैं तो बैंक खरीद सकते हैं। ठीक है, पीडी मतलब प्राइमरी डीलर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले खरीद सकते हैं, प्रोविडेंट फंड वाले खरीद सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी वाले इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको ऊपर बताया था कि उनका एक अकाउंट मेंटेन होता है आरबीआई के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू ये सारी बिडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट। देखिए अब प्राइमरी मार्केट हो गया जब फर्स्ट टाइम किसी बॉन्ड या सिक्योरिटी को इशू किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब उसी बॉन्ड या सिक्योरिटी को दोबारा इशू किया जाता है। ठीक है, जिन्होंने पहले खरीदा था। सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्न बाय, इसको कौन गवर्न करता है? आरबीआई। इसको फिर आरबीआई ही देखता है। अब ये होता कहाँ पे, ये सारी ट्रेडिंग हैपनिंग होती कहाँ पे होती है? ऑन दी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, ये एक तरह की ऐप है जो ऑनलाइन है, जो किसके द्वारा चलाई जाती है? सीसीआईएल ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के बिहाफ को कौन चलाता है इस ऐप को? सीसीआईएल। सीसीआईएल मैंने आपको बताया था क्या होता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये सारी जो भी क्लियरिंग प्रोसेस है, पूरी पेमेंट का क्लियर, पेमेंट डिडम्पशन वगैरह सब कुछ यही देखते हैं। ठीक है, तो इनकी ऐप के अंदर, ठीक है, जिसको एनडीएस
OMF कहते हैं, मतलब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो इसके अंदर ये सारी सेकेंडरी मार्केट की सारी ट्रेडिंग होती है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्शन प्रोसेस, ये ऑक्शन होता कैसे है, ठीक है। अगर ऑक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्शन द इंटरेस्ट रेट वर एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले रेट पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। मैं आपको एक दो बार पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सोचा, पहले मार्केट कंडीशन को देखते हुए आरबीआई के आई के साथ मिलकर उनके साथ बैठकर सोचा कि सिक्योरिटीज का जो रेट रखा जाएगा वो 10% रखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये ऑक्शन में जाती हैं तो इसके बाद इसकी क्या होती है, बिडिंग शुरू हो जाती है। कोई बोलता है मैं 10.5 में लूंगा, कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं मैं 11 में खरीदूंगा, ठीक है। तो ऐसे इनका जो फाइनल रेट है वो सारा क्या होता है, वेरीफाई होता है, ठीक है। चलिए ऑक्शन प्रोसेस आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, तो आपको पता ही है कि ऑक्शन कैसे होता है, ठीक है। एंड ऑक्शन में एदर भी यील्ड बेस्ड और प्राइस बेस्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्शन दो तरीके का हो सकता है, या तो यील्ड बेस्ड होता है या तो प्राइस बेस्ड। हम पहले अभी जितनी ऑक्शन की बात की है वो प्राइस बेस्ड है, जो नॉर्मली मैं आपको दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में ऑक्शन में बिकने आई थी। प्राइस बेस्ड में क्या होता है, फिर उसी चीज को लोग ज्यादा उसका पैसे देते हैं कि मैं इसको 101 में खरीदूंगा, ठीक है, मैं 102 में खरीदूंगा, मैं इसको 103 में खरीदूंगा, ठीक है। तो वो हो गया सारा प्रोसेस, किसको बोलते हैं, प्राइस बेस्ड, ठीक है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है। अब इसके उलट अगर यील्ड बेस्ड ऑक्शन में क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी चीज का जो रेट था वो 10% है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं आपको 10% में। इसमें जो बिडिंग होती है वो अग्रेसिव नहीं होती, वो डिप्रेसिव होती है, मतलब कम होती है। तो इसमें बॉन्ड में फिर सारे कॉम्पिटिटर क्या कहते हैं, कोई कहता है चलो हम इसको, मैं इसका 9.5 में या 9 में क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, पर वो कंपटीशन की कोई दूसरा बंदा ना खरीद ले। फिर मैं कोई दूसरा बंदा कहता है कि मैं 10% 9% ले लूंगा, आप छोड़िए, आप ये मेरे को दो, ठीक है। फिर 9% वाला अगर कोई दूसरे के किसी में अभी भी जिसको लगता है, जिसके मन में लालच होगा, वो कहेगा मेरे को आप 8.5 में दे दो, मैं ये 8.5 में भी रिटर्न पे भी खरीद लूंगा। फिर दूसरा बंदा कहता है मेरे को 8% में भी दे दो, ठीक है। यहाँ पे मैं बंदों की बात नहीं कर रहा, कोई इंडिविजुअल नहीं, यहाँ पे मैं इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बड़ी अपने जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर वो आपस में कंपटीशन करते हैं कि मैं इससे कम में ले लूंगा, तो वो होते हैं यील्ड बेस्ड। यील्ड अपना क्या होता है, रिटर्न। वो अपने रिटर्न के साथ क्या करते हैं, वो अपने रिटर्न के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। अगर उनको अपने रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं ना, उनको पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि मैं तो आपको 10 दूंगा, पर दूसरा क्या बंदा कहता है कि मैं तो 9 में खरीद लूंगा, मैं तो इससे कम रिटर्न में भी अपना गुजारा चला लूंगा। फिर तीसरा बंदा कहता है मैं तो 8.5 में भी खरीद लूंगा, चौथा कहता है मैं तो 8 में भी खरीद लूंगा। तो फिर जहां जाके कम से कम लास्ट तक जो चलता रहता है, आगे बीटिंग चलती रहती है। जब लास्ट में कोई उसको कम से कम में बोल देता है तो उसको ये चीज क्या हो जाती है, इशू हो जाती है। इसको बोलते हैं यील्ड बेस्ड ऑक्शन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से प्राइस बेस्ड और यील्ड बेस्ड ऑक्शन का पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक आपको अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है, तो प्लीज इसको शेयर एंड मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है। मेनली जो बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिड, जो बड़े प्लेयर मान लीजिए उसके जो बात की थी, जिनके पास अकाउंट होता है मतलब आरबीआई के साथ, जैसे हमने ऊपर बात की थी, जैसे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक्स हो गए, पीडीएस यानी प्राइमरी डीलर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो इनमें ना हमेशा कॉम्पिटिटिव बिडिंग रहती है, ठीक है, क्योंकि मेनली तो यही बड़े प्लेयर है और सारे सिक्योरिटी सारे प्रॉफिट, हर कंपनी या हर बैंक अपना प्रॉफिट बनाना चाहती है, ठीक है। तो इनमें जो बिडिंग होती है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहा जाता है, ठीक है। जब ये बड़े प्लेयर आपस में उलझते हैं, ठीक है, जब बिडिंग करते हैं तो वो बहुत ही टाइट और बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है, ठीक है। हर कोई शेयर को खरीदना चाहता है। तो इस तरह की जो बिडिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है। देखिए इसके उल्ट ये तो बड़े प्लेयर हो गए। अब कुछ इंडिविजुअल हो, हमारे मेरे और आपके जैसे जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, जो छोटी छोटी कंपनियां लेके बैठे हैं, ठीक है, तो वो हो गए नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। उनकी कोई कंपटीशन होता नहीं है, वो तो भैया कह दो हमें तो बस दे दो,
आप जो शेयर दोगे जैसे दोगे, हमको तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले शेयर दे दो, उनको पता है कि इसका रिटर्न इस पे होना ही होना है, ठीक है। विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग रिटेल इन्वेस्टर हु मे लैक स्किल एंड नॉलेज, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, और हु हैव लो डिमांड एंड टू एनेबल देम टू प्रैक्टिस इन द ऑक्शन डायरेक्टली, जो डायरेक्टली ऑक्शन में नहीं जा सकते आपके और मेरे जैसे। द स्कीम ऑफ एनसीबी इज डेटेस्ट कैटल वाज इंट्रोड्यूस्ड, कौन सी स्कीम आई थी, जनवरी 2002 में। एनसीबी इज ओपन टू इंडिविजुअल्स, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, जो किसके लिए ओपन है, या तो इंडिविजुअल्स, ठीक है, या एचयूएफ्स, या आरआरबी वाले, या कॉर्पोरेट बैंक्स वाले, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रोविडेंट फंड्स वाले छोटे मोटे, या जो जिनके पास ट्रस्ट वगैरह है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल इन्वेस्टर अप्लाई फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज इन ऑक्शन विदाउट मेंशनिंग प्राइस यील्ड। बस वो कह सकते हैं कि हम 10 लाख के शेयर खरीदेंगे, आप रिटर्न जो आपको देना है दे देना, बस, ठीक है। ये होती है नॉन कॉम्पिटिटिव बीडिंग। अब कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव बीडिंग में आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव बीडिंग होती है उसमें बड़े प्लेयर होते हैं, इसलिए उसमें कंपटीशन होता है, वो एक के ऊपर एक दाव लगाते हैं। पर हम जब बात करते हैं कह सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव बीडिंग में, जो जो अपना डायरेक्टली उन शेयर्स को नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो इंडायरेक्टली खरीदते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो तो कहते हैं भैया हमसे 10 लाख लाख रुपए दे दो, जो भी जितने भी रेट पे बनता है हमें बस दे दो, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, बस, ठीक है। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ एन ऑक्शन ऑन द मार्केट, कि ऑक्शन का मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। या तो कौन सा, दो तरह के इन्वायरमेंट बनते हैं ऑक्शन की वजह से, ठीक है, या तो बुलिश होता है या क्या होता है, बेरिश। बुलिश जब ऊपर, बेरिश जब नीचे। इन ए बुलिश एनवायरनमेंट द सिक्योरिटी विच हैज बीन ऑक्शन विल कंटिन्यू टू गेन इन दिस कंट्री मार्केट। बुलिश एनवायरनमेंट कब बनता है, जब कोई पहली बार जब कोई सिक्योरिटी बिक जाती है, तो दूसरी बार वो फटाफट मार्केट में बिकने, कंट्री मार्केट में बिकने आ जाए। ऑल द बिडर्स वुड नॉट रिसीव द ऑक्शन सिक्योरिटीज इन द ऑक्शन प्रोसेस, दे वुड बी कीन टू बाय इट इन दिस कंट्री मार्केट। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे प्राइमरी डीलर्स है, वो क्या करते हैं, पहले ऑक्शन पे दे दबा क्या बोलते हैं, रेट बिडिंग कर करके उसको सस्ते में खरीद लेते हैं, या ठीक है, वो फिर वो क्या करते हैं, फिर इसको सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा प्राइसेस में बेचते हैं। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट इससे बनता है, बुलिश एनवायरनमेंट। जो भी बड़े डीलर हैं उसको क्या करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, और मार्केट में क्या करते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, ठीक है, ज्यादा रेट पे बेचते हैं। तो ये होता है बुलिश एनवायरनमेंट। और बेरिश एनवायरनमेंट में क्या होता है, इन बेरिश एनवायरनमेंट द मार्केट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर द ऑक्शन इज ऑफ ए न्यू सिक्योरिटी और reissue of an existing security. In the case of a new security, the market usually trade the security fairly depending on the tenor. वही जब सबसे पहले जब भी ऑफर होता है तो वो बहुत ही फेयरली होता है, क्योंकि बिडिंग पे होता है। इन केस इट्स री इशू, जब वो दोबारा री इशू होता है इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, the market take the yields of the announcement of the auction only. The way these reissued securities behave after the auction will depend on the market's sentiments and at that price. जब वो बेरिश एनवायरनमेंट बनना होता है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जब पहली बार शेयर इशू होते हैं, वो तो मैंने आपको बताया कि वो तो कंपटीशन बिडिंग पे वो तो लोग खरीद लेते हैं। जब वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है, सेकेंडरी मार्केट में जब गया, तब क्या हुआ, मान लीजिए उस समय मार्केट की जो हालत है वो खस्ता है, तो ऑब्वियस बात है जिसने वो 10% रेट पे, या मान लीजिए वो 1 लाख रुपए के शेयर ऊपर से खरीदे थे डायरेक्टली आरबीआई और सिक्योरिटी से, जब वो मार्केट का हाल ही मंदा है, वो अगर फिर वो उसको बेचना चाहता है, तो फिर उसको क्या करेगा, उसको 1 लाख का जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो या तो 90,000 में बेचेगा, या 80,000 में बेचेगा, या 95,000 में बेचेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो इन्वायरमेंट फिर क्रिएट होता है अपनी मार्केट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, बेरिश इन्वायरमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये बुलिश इन्वायरमेंट और बेरिश इन्वायरमेंट अच्छे से समझ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि मोटिवेशन बिहाइंड बीइंग शॉर्ट और लॉन्ग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि क्या मोटिवेशन रहती है कि आपको शेयर पूरे लंबे समय तक होल्ड करके रखना है, या सॉरी बॉन्ड या डिबेंचर आपको पूरे लंबे समय तक होल्ड करके रखना है, या फिर आपको वो थोड़े समय के लिए होल्ड करना है। इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी चलती है, क्या दिमाग चलता है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों होती है, द मोटिव बिहाइंड शॉर्ट सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन बी दैट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉल इन द स्पेसिफिक टाइम। जब आपको ये डर बैठ जाए, जब आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आने वाले समय में मार्केट कंडीशन खराब होने वाली है, और मैंने जो सिक्योरिटीज खरीदी है उसका आगे चल के क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। क्या कर देंगे,
सेल कर देंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब आपको डर बैठ जाए कि आने वाले समय में आपकी जो सिक्योरिटी है उसका प्राइस गिरेगा, तो आपको वो अभी बेच देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह की क्रिएशन से क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसके उलट लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है कि आप उसको होल्ड करके रखोगे। उसका एक ही रीजन है कि मार्केट आपके लिए आने वाले समय पे क्या रहेगी, फेवरेबल रहेगी। आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो या तो स्टेबल रहेगी या तो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये आपको कब तक हेल्ड करके रखते हैं, मेच्योरिटी। मान लीजिए 5 साल के हैं तो वो आप 5 साल तक इसको अपने पास होल्ड करके रखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन, बस एज सिंपल। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको घूमने घुमाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं व्हेन इशूड मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब हमने कई मार्केट पढ़ी हैं, मैंने पिछले चैप्टर में बहुत सारी मार्केट है। डेप्थ मार्केट होता है, अपनी शेयर मार्केट हो गया, कितनी मार्केट होती है, इंश्योरेंस मार्केट होगी। अब बात करते हैं कि व्हेन इशूड मार्केट क्या होती है। ये आपने पहले बार सुना होगा। व्हेन इशूड सिक्योरिटी रेफर टू ए सिक्योरिटी दैट हैज बीन नोटिफाइड इंश्योरेंस बट नॉट येट एक्चुअली इशूड। या व्हेन इशूड मार्केट ऐसी मार्केट है जब आपको पता लग जाता है कि हाँ ये वाली सिक्योरिटीज बिकने आ रही हैं पर अभी तक बिकने आई नहीं है। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, व्हेन इशूड मार्केट। ठीक है, WI ट्रेडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द टाइम ए न्यू इश्यूज अनाउंस एंड द टाइम इज एक्चुअली इशूड। ये वो वाला मार्केट टाइम है जब एक कोई गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है या RBI अनाउंस करती है कि हम ये सिक्योरिटीज बेचेंगे। ठीक है, पर अभी तक बेचनी है, वो 2 महीने बाद बिकनी है। तो वो जो पहले जो उसको अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद जो लोगों के दिमाग में जो मार्केट क्रिएट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्हेन इशूड मार्केट। के हाँ ये आने वाले समय में 2 महीने बाद ये सिक्योरिटीज बिकने आ रही हैं तो हम इसको खरीदेंगे। तो वो जो मार्केट होगी व्हेन इशूड मार्केट। ठीक है, चलिए अब हमारी जो SLR सिक्योरिटीज की जो नेक्स्ट है वो है अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इसमें कौन सी होती हैं, दिस आर द एलिजिबल फॉर SLR। ठीक है, इसमें हमने एक तो स्टेट लोन की बात कर ली। ठीक है, एक तो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर ली, वो तो 2 टाइप होगी। अब हमारी थर्ड टाइप है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज एलिजिबल फॉर SL पर्पस एंड परमिशन इन दैट रिस्पेक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी किसके लिए होती है, SLR पर्पसेस के लिए होती है। बैंकों को अपना SLR मेंटेन करने के लिए ये अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को क्या पड़ता है, इशू करना पड़ता है। ठीक है, another feature of this security is that the repayment of interest and principal of this security are backed by the central and state guarantee। ये अगर बैंक इशू करती है या RBI इशू करती है तो इसके पीछे भी गारंटी रहती है सेंट्रल की, या फिर अगर स्टेट इशू करी है तो स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, चलिए जनरली these securities carry higher coupon than offered for the central or state government loans for similar maturity। अगर इसमें एक ही इसमें बेनिफिट ज्यादा है कि इसमें हायर कूपन होता है। कूपन का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। इसमें हायर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू जो ऊपर की हमने 2 वाली पढ़ी, एक स्टेट लोन वाली और एक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, उससे ज्यादा इसका क्या होता है, कूपन या इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। एज कंपेयर टू द सेंट्रल और स्टेट लोन दिस सेकेंडरी मार्केट फॉर दिस सिक्योरिटी इज नॉट एक्टिव रेदर मोस्ट ऑफ दिस टाइम्स एब्सेंट। ये मेनली इसमें प्राइमरी मार्केट में काम करता है, सेकेंडरी मार्केट में ये ज्यादातर दोबारा बिकने के लिए नहीं जाती। ठीक है, एज कंपेयर टू ऊपर वाली जो हमने अभी सिक्योरिटीज पढ़ी है। ठीक है, अनलाइक द अदर 2 फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज एलिजिबल फॉर SLR पर्पस दिस सिक्योरिटीज आर यूजुअली इशूड इन द फिजिकल फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कोई भी आपको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये फिजिकल फॉर्म में क्या होती है, इशू होती है। ठीक है, चलिए द इश्यूर ऑफ सच सिक्योरिटी इन द पास्ट हैव बीन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन करते हैं, ठीक है, या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे ICICI हो गया, IDBI हो गया, NABARD हो गया, SIDBI हो गया, HUDAC हो गया। ठीक है, तो ये वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको क्या करते हैं, मेनली इशू करते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये इंस्टीट्यूशन इशू तो करते हैं पर इसके पीछे भी गवर्नमेंट की क्या होती है, सिक्योरिटी जरूर होती है। अगर स्टेट की तरफ से हो रहे हैं तो स्टेट की गारंटी रहेगी, अगर सेंटर की किसी तरफ से हो रहे हैं तो वो सेंटर की उनके पीछे गारंटी जरूर रहेगी। ठीक है, चलिए नॉन SLR सिक्योरिटीज। अब ऊपर की जो हमने तीनों सिक्योरिटीज पढ़ी हैं जो वो हमारी कौन सी होगी, SLR सिक्योरिटी, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए होती है।
ठीक है। अब बात करते हैं जो एसएलआर को मेंटेन करने के लिए नहीं होती, ठीक है। दिस आर दी सिक्योरिटीज विच एट दी टाइम्स आर नॉट एलिजिबल टू टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ फॉर एसएलआर। इसमें मतलब एसएलआर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। दिस आर दी इशूड बाय द एंटिटीज यूज्ड टू रेज रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट फाइनेंस। मान लीजिए उन्होंने कोई प्रोजेक्ट कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके लिए पैसे चाहिए, या फिर वर्किंग कैपिटल, मतलब डेली डे बाय डे में उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि उनका वर्किंग कैपिटल चलता रहे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं? नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज, ठीक है। ए बल्क ऑफ दो सिक्योरिटीज आर इशूड बाय, इसको कौन इशू करता है? पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है, तो वो मेनली इसको क्या करती हैं? इशू करती हैं। कौन करती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब कि पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। और इसको कौन इशू कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, ठीक है। ठीक है, ऊपर की जितनी भी एसएलआर सिक्योरिटीज को हमने जो ऊपर पढ़ा था, चाहे वो स्टेट वाली हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या अदर, वो सारी क्या होती है? गवर्नमेंट द्वारा ही होती है, ठीक है। उसमें पर्सनल कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इशू नहीं कर सकती। बस नॉन एसएलआर में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो गए, दोनों इसको क्या कर सकती है? इशू कर सकती है, ठीक है, जब भी उनको डे टू डे उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि पीएसयू बॉन्ड्स, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने बॉन्ड्स को क्या करती है? इशू करती है। दीज आर मीडियम और लॉन्ग टर्म, या तो ये थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए होते हैं। इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर कंपनी, द टर्म यूजुअली डिनोट्स द बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मैनी स्टेट ऑन द बोर्ड। द कंपनी स्टॉक नीड्स टू बी मेजॉरिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी ए पीएसयू। अब बात होगी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बॉन्ड्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इशू करती है, ठीक है। अगर बात करें कि पीएसयू होती कौन है, कौन सी कंपनी होती है कि जो पीएसयू को जिनको माना जाएगा? जिनके मेजॉरिटी शेयर किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए अगर शेयर को हम 100% माने, तो उसमें 51% मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के पास है, तो वो किसके अंडर आ जाएगी? पीएसयू, मतलब कि पब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसके अंडर वो आ जाएगी, ठीक है। जब वो शेयर को इशू करेंगी तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड्स, ठीक है, सॉरी, अंडरटेकिंग बॉन्ड्स। चलिए, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट डिबेंचर, जो दूसरी नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज है, वो उसमें आते हैं कॉर्पोरेट डिबेंचर्स। अब वो ऊपर की बात होगी तो जो तो प्राइवेट कंपनीज है, या कौन सी पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा मोस्टली या मेजोरिटी में ऑन की जाती हैं। अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट डिबेंचर में कौन से होते हैं। कॉर्पोरेट डिबेंचर में हमको पता ही है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, एमसी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। डिबेंचर इज अ डेट सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी कॉल्ड द इशूअर व्हिच ऑफर्स द पे इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड। वही सेम प्रोसेस है इसको इशू करने का। इसमें कौन से मेनली जो कॉर्पोरेट होते हैं वो बॉन्ड्स इशू नहीं करते, उसको जो अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए जो भी चीज सिक्योरिटी को इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर, ठीक है। एनी सेंस इट रिप्रेजेंट्स द लोन टेकन बाय द इशूअर हु पेज एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही उसका जब टाइम आएगा तो उसको उसका टाइम टू टाइम उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, या बोलते हैं डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड ऑन मैच्योरिटी। दीज आर द लॉन्ग टर्म इशूड बाय द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर क्या होती है? कंपनी होती है, क्या इशू करती है? डिबेंचर इशू करती है, बस। चलिए, इसका जो एक पॉइंट, अगर सबसे कम जो डिनोमिनेशन की बात करें तो सबसे कम इसमें 1000 होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। बॉन्ड नॉर्मली 100 पे इशू होते हैं, तो ये मेनली किस पे इशू होते हैं? 1000 पे, तो ये इसका ध्यान रखना। चलिए, आगे बात करते हैं कि बॉन्ड्स और डिबेंचर में फर्क क्या होता है, ठीक है। अब बात तो होगी बॉन्ड्स कौन इशू करता है? मेनली कंपनी गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, या गवर्नमेंट अंडरटेक इसका जो उनके अंदर कंपनी आती है, गवर्नमेंट के अंदर कंपनी आती है, इसको पीएसयू भी बोलते हैं, तो वो बॉन्ड मेनली इशू करते हैं। डिबेंचर अभी ऊपर बात हुई है, तो कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट इशू करती है, ठीक है। सबसे बड़ा तो यही फर्क है इसमें, कि ये एक प्राइवेट कंपनी इशू करती है मेनली, और बॉन्ड्स क्या करती है? गवर्नमेंट मेनली क्या करती है? इशू करती है, ठीक है। इन इंडिया डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द कॉर्पोरेट। ये किसके द्वारा इशू करते हैं? कॉर्पोरेट द्वारा। व्हाइल बॉन्ड्स आर इशूड बाय इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर। ये कौन सी कंपनी करती है? पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। चलिए, debentures are governed by the relevant provisions of company law and are transferable only by registration। अगर मान लीजिए डिबेंचर को, ठीक है, ट्रांसफर करना है
तो इसको सिर्फ एक ही कंपनी लॉ के अंडर ही सारा ये आता है, ठीक है, डिबेंचर। अगर बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स ऑन दी अदर हैंड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब एक बंदे पे अगर ये बॉन्ड्स आपने खरीदे तो आगे इसको बेच सकते हैं। गवर्न बाय कौन से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बॉन्ड्स आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कंपनी लॉ के अंडर क्या आता है, डिबेंचर, ठीक है। अगर डिबेंचर आपको ट्रांसफर करने हैं तो आपको कंपनी लॉ के अंडर रहना पड़ेगा। अगर आपको जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अपना सॉरी बॉन्ड है, अगर उसको ट्रांसफर करना है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, वो किसके अंदर रहते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। चलिए, सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अब इनके अलावा जो हमने सारा अभी तक उसके टाइप्स और उसके सारा कुछ पढ़ लिया, इसके अलावा उसकी कौन सी एस्पेक्ट्स है, ठीक है, इसके थोड़े रिगार्डिंग थोड़ी बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट के रिलेटेड दोनों में जो भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में क्या फर्क है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इस पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है। फिक्स्ड मतलब जो पूरे मान लीजिए टेनर, टेनर आपको पता है आपका टाइम पीरियड तक क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। और जो फ्लोटिंग होता है वो क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है। उस पे मार्केट कंडीशन क्या करती है, एप्लीकेबल रहती है, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात होगी कि उनके इंटरेस्ट रेट पे जो भी गवर्नमेंट की इनकम, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उनका इंटरेस्ट रेट कैसा कैसा होता है। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी रिलेटेड वो कितने सिक्योर हैं, ठीक है। डिवेंचर बॉन्ड्स में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके से इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटाइज बॉन्ड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स विद एन अंडरलाइंग एसेट। अगर आपको सिक्योरिटी के साथ आपको बॉन्ड मिल रहा है तो उसके अंडर आपको एक एसेट, मतलब कि अगर उसके एसेट असाइन की जाती है कि अगर बाय चांस कंपनी या गवर्नमेंट आपको पे नहीं कर पाएगी तो इतने एसेट या इतने कंपनी का हिस्सा आपको क्या मिल जाएगा, इसके अगेंस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम विच वुड मीट ऑब्लिगेशन अंडर द बॉन्ड, अगर उसके कोई भी इनकम होगी वो एसेट से, या उस एसेट को बेच के या उसके इनकम कमा के आपके पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया। मतलब आपको आपके जो डिबेंचर बॉन्ड खरीदे हैं वो दो तरीके से इशू हो सकते हैं, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड में आपको आपकी रीपेमेंट की फुल्ली श्योरिटी होती है, और अनसिक्योर्ड में आपको पता नहीं है कि कब जाके किसी चीज कोई चीज दिवालिया हो जाए, वो आपको पैसा नहीं दे पाएगी, ठीक है। ना ही उसने इसके अगेंस्ट आपके कोई एसेट बचा के रखी है, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस, कि आप खरीदते समय कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास होती है। जो कोई भी अगर आप डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीदते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन हैव सर्टन इनबिल्ट ऑप्शंस, इसके साथ ही ऑप्शन के साथ आते हैं। जैसे हमारी होती है पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, ये दोनों एक सी ऑप्शन होती हैं। पुट ऑप्शन इज एन ऑप्शन इन फेवर ऑफ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिडीम द इन्वेस्टमेंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट और ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड बिफोर मेच्योरिटी। अगर आप मेच्योरिटी से पहले, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई 5 साल के लिए बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है, आप 5 साल तक उसको अपने पास नहीं रखना चाहते, आप जिसने भी आपको बॉन्ड इशू किया आप उसको कहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट को बोलते हैं कि 3 साल बाद, 3 साल हो गया मेरे को और अब इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, प्लीज आपको मेरे जो 3 साल का जो भी लमसम अमाउंट मेरी बनती है उसको आप क्या कर दो, मेरे को पे कर दो। तो ये वाली ऑप्शन के साथ जो भी बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू होते हैं उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन, ठीक है। तो वही सेम कॉल ऑप्शन का भी काम है। कॉल ऑप्शन इज द राइट ऑफ द इश्यूअर टू प्रीपे द डेट, कॉल बैक द डेट पेयर सिमिलरली बिफोर मेच्योरिटी डेट, यही इसका भी सेम काम है। मेच्योरिटी डेट से पहले अगर आपको आपकी सारी फुल पेमेंट चाहिए उस टाइम तक की, तो आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए, ये तो ऑप्शंस के साथ जो सिक्योरिटीज क्या होती हैं, इश्यू होती हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट, ठीक है। कोई ऐसे सिक्योरिटीज भी होती हैं, जो ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा, ठीक है, इशू किए जाते हैं, जिसमें आपको टैक्स इन्वेजन होता है, जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कोई इशू शेयर या बॉन्ड करता है, सॉरी डिबेंचर या बॉन्ड करता है, अगर आप वो खरीदते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो, ठीक है।
has been exempted from income tax. Investment in certain bonds entirely the investor exemption from capital gain tax. अगर उसके बिहाफ पे सिक्योरिटी आपको बेचते या खरीदते हुए कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विच आर exempt फ्रॉम टैक्स डायरेक्टली कंपीट विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये मेनली कौन से होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एज ए डिविडेंड फ्रॉम द लेटर इज आल्सो exempt फ्रॉम टैक्स। इसके अलावा अगर इसके ऊपर डिविडेंड भी जो मिलता है वो भी, उस पर भी टैक्स क्या होता है, नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ खासियत होगी जो टैक्स स्टेटस रिलेटेड होगी। मोस्टली जो बॉन्ड्स या डिबेंचर होते हैं उन पे टैक्स हमको देना पड़ता ही है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप, अगर आपको ये कोई भी दिक्कत है किसी भी पॉइंट में, आप प्लीज कमेंट कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन और उसका जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों और लोगों अपने कलीग के साथ इसको शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको लाइक जरूर करना, कि आप, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब तक के लिए गुड बाय।